शुरू करते हैं द राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ये चैप्टर हम शुरू करेंगे मिड 18 सेंचुरी से। मिड 18 सेंचुरी का मतलब हो गया 1750 से। ये चैप्टर हम 1750 से इसलिए शुरू करेंगे कि ताकि हमको पता चले कि 1789, 69 या 1804 या 1815 या 1799 से पहले सोसाइटी का जो ग्राफ था वो क्या था, या सोसाइटी किस प्रकार की थी या किस प्रकार के हिस्से में बटी थी। इसलिए ये लेक्चर होगा जो हमारा आगे से नहीं जाकर पीछे से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये लेक्चर होगा 1750 से लेकर 1815 के बीच का। यानी कि इस समय हम देखेंगे कि नेपोलियन के समय में सोसाइटी का डिवीज़न कैसा था, या नेपोलियन के पहले भी सोसाइटी कितने डिवीज़न में बटी थी। तो शुरू करते हैं 1750 से। 1750 के दौरान यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। इट मीन्स ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट इन द यूरोप। अब समझेंगे कि नेशन स्टेट होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो नेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा राज्य जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल शेयर करते हों, क्या कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हों, कॉमन कल्चर शेयर करते हों, कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हों, कॉमन ट्रेडिशन शेयर करते हों। मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा राज्य जहाँ पे लोगों की भाषा एक हो, हिस्ट्री एक हो, ट्रेडिशन एक हो, पहनावा ओढ़ावा एक जैसा हो, और सांस्कृतिक वेशभूषा एक जैसी हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट बोलते हैं। यानी कि और जहाँ की गवर्नमेंट एग्रीमेंट से बनी हो। एग्रीमेंट का मतलब जहाँ की गवर्नमेंट जनता चुनती हो और जनता के चुने हुए व्यक्ति को शासन में बैठाया जाता है, ऐसे स्टेट को हम नेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं उस समय यूरोप में कौन सी एम्पायर चल रही थी। तो यूरोप में उस दौरान हब्सबर्ग एम्पायर थी, और हब्सबर्ग एम्पायर में 3 भाषाएं बोली जाती थी। इन 3 भाषाओं में पहली फ्रेंच, दूसरी इटालियन, तीसरी जर्मन भाषा बोली जाती थी। तो जब एक ही एम्पायर में 3 भाषाएं बोली जाती थी, तो किसी के दिमाग में कैसे ये आइडिया आ सकता है कि चलिए चलकर नेशन स्टेट बनाते हैं। क्योंकि नेशन स्टेट को बनाने के लिए तो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन होना चाहिए। तब यह प्रश्न उठता है कि नेशन स्टेट का आइडिया आया कहाँ से। तो आप लोगों को बता दें कि उस समय यूरोप में सोसाइटी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। यह सोसाइटी आगे चलकर 3 हिस्सों में बट गई। इट मीन्स दैट सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। तो जो फर्स्ट डिवीज़न है यूरोप में, उस सोसाइटी को एरिस्टोक्रेसी कहा जाता था। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है राजाओं महाराजाओं का ग्रुप या समूह, या राजाओं महाराजाओं का परिवार। तो एरिस्टोक्रेसी किसी को कहा जाता है, चलिए समझते हैं कि लैंड ओइंग क्लास। तो उस समय जो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे या लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, उन्हें हम एरिस्टोक्रेसी के नाम से जानते थे। और स्पेशली ये जो एरिस्टोक्रेसी होते थे, जो राजशाही लोग होते थे, ये लोग क्या बोलते थे, स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो स्पेशली ये फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे, और दे आर इन द स्मॉल ग्रुप्स। तो एरिस्टोक्रेसी क्या होते थे, स्मॉल ग्रुप्स में हुआ करते थे। जैसा कि आज के परिदृश्य में हम देखते हैं, किसी भी नेशन को उठाते हैं, किसी कंट्री को उठाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोगों में लगभग केवल 5% लोग ही अमीर कहे जाते हैं। यानी कि अगर इस आधुनिक समय से और यूरोप के उस समय को कंपेयर किया जाए, तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि वो उस समय के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। एंड आज के समय में भी हम देख रहे हैं जितने अमीर हैं पूरे वर्ल्ड का, चाहे किसी भी कंट्री की डाटा उठा लें, तो हमको ये मिलता है कि वो केवल 5% ही होते हैं किसी भी देश में। तो एरिस्टोक्रेसी भी उस समय 5%, 7%, 10% के करीब हुआ करते थे। फैमिली कनेक्टेड बाय द मैरिज। तो एरिस्टोक्रेसी जितने भी हुआ करते थे, उनकी फैमिली, उनका परिवार विवाह से, मैरिज से क्या था, एक दूसरे से कनेक्टेड था।
और यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ, अपने सामान्य जीवन में यूनाइटेड हुआ करते थे, स्वतंत्र हुआ करते थे, यानी कि चलना बोलना रहना फिरना घूमने की हर प्रकार की इन लोगों को क्या थी, आज़ादी थी। तो चलिए दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो उस समय यूरोप में थी। तो दूसरा जो ग्रुप है उसको पीजेंट्री ग्रुप बोला जाता है। जो पीजेंट्री ग्रुप है, पीजेंट्री ग्रुप मेजॉरिटी पॉपुलेशन में थी उस समय, वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन में थी। जाहिर सी बात है, अगर एक ग्रुप एक डिवीज़न स्मॉल ग्रुप में है तो दूसरा ग्रुप क्या होगा, मेजॉरिटी पॉपुलेशन में होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें आता है पीजेंट्री में कि लुक्ड आफ्टर द लैंड ओइंग क्लास। तो ये जो पीजेंट्री ग्रुप हुआ करते थे, ये खाने पीने रहने खेती करने के लिए एरिस्टोक्रेसी पे ही क्या थे, डिपेंडेंट थे। यानी कि उन्हीं के खेतों में खेती किया करते थे, फसल उगाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि यूरोप में आफ्टर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्योग के विकास के बाद एक अलग क्लास का जन्म हुआ, उत्पत्ति होती है और उस क्लास को मिडिल क्लास बोला जाता है। इस मिडिल क्लास में डॉक्टर हुआ करते थे, टीचर हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे। और जब ये काफ़ी एजुकेटेड थे तो नेशन स्टेट को लेकर आइडिया जो इनके दिमाग में सबसे अलग चलता था, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया। क्या विचार आया, स्टार्ट टू चेंज इन लाइफ। इट मीन्स लाइफ में परिवर्तन करने का इनके दिमाग में आइडिया आया। वो आइडिया क्या है, चलिए देखते हैं। एजुकेटेड मिडिल क्लास के आ जाने से दुनिया बदलने लगी, क्योंकि एजुकेटेड मिडिल क्लास के बीच में या दिमाग में दो आइडिया आए। वो आइडिया कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट आइडिया एजुकेटेड मिडिल क्लास के दिमाग में जो आया वो था कि नेशन यूनिटी। नेशन यूनिटी का मतलब होता है एक कंट्री होनी चाहिए, एक स्टेट होना चाहिए जहाँ के लोग कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन और कॉमन हिस्ट्री क्या करते हो, शेयर करते हो। और दूसरा आइडिया जो उनके दिमाग में आया वो है लिबरल नेशन। तो लिबरल नेशन क्या होता है, चलिए उसको नीचे समझते हैं कि लिबरल नेशन क्या होता है। तो लिबरल नेशन उसे कहते हैं, इन 4-5 पॉइंट्स के आधार पर हम इसको समझेंगे कि लिबरल नेशन क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है लिबरल नेशन का, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब हर कोई को आज़ादी मिलनी चाहिए, ये लिबरल नेशन का मतलब होता है। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में हर कोई बराबर होना चाहिए। तीसरा, गवर्नमेंट विथ पीपल एग्रीमेंट, जो गवर्नमेंट बननी चाहिए, जो सरकार वहाँ पे बननी चाहिए, जो नेशन स्टेट बनेगा उसमें जो गवर्नमेंट बनेगी वो एग्रीमेंट से बनेगी और ज़बरदस्ती कोई रूल नहीं करेगा या नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है कि एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी का मतलब है जो एक आदमी की पावर चल रही है उसको हटाकर पावर को जनता के हाथ में दे दी जाए। किसके रूप में, वोट के रूप में, कि जनता जिसका वोट करेगी, जो जीतेगा और वही जनता का क्या बनेगा, प्रतिनिधि बनेगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मस्ट, कह रहा है कि अब वहाँ एक कानून होगा और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का क्या होगा, निर्माण होगा। ये आइडिया आया किसके द्वारा, मिडिल क्लास के द्वारा। इसके बाद भी दो प्रॉब्लम थी। दो प्रॉब्लम वो क्या थी, आइए देखते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद, ओनली मेन एबव 21 वाज अलाउड टू वोट, केवल वही लोग, आदमी लोग वोट कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 साल से क्या हो, अधिक हो और जिनके पास क्या हो, प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो। और महिलाएं जिनके पास संपत्ति थी वो वोट करने की अधिकारी नहीं थी। यानी कि उस समय यूरोप में इतना डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, भेदभाव चल रहा था लोगों में, कि लोगों में भी चल रहा था और पुरुषों महिलाओं में भी चल रहा था कि केवल वही पुरुष किसी भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे जो क्या होगी कि
वही लोग कर सकेंगे जिनके पास संपत्ति होगी, और संपत्ति में भी जिनकी उम्र 21 साल या 21 साल से ज़्यादा होगी। और उसमें भी बाधाएं थी कि महिलाओं के पास संपत्ति होने के बावजूद भी उस समय महिलाओं को वोट करने नहीं दिया जाता था। दूसरी समस्या यह थी कि स्टेट टू स्टेट ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। उस समय एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा ज़्यादा प्रतिबंध लगता था और ज़्यादा कर भी देना पड़ता था। तो क्या हुआ कि 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ जिसका नाम था जोल्वेरिन। 1834 में ये जोल्वेरिन कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया। इस कस्टम यूनियन को प्रशिया ने स्टार्ट किया था। बाद में इसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट ज्वाइन हो गए। तो आइए देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है, कस्टम यूनियन बनने का रिज़ल्ट क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। जब जोल्वेरिन यूनियन बना तो इसके रिज़ल्ट्स निम्नलिखित हैं, उसको समझते हैं। कि फर्स्ट पॉइंट है इसका रिजल्ट, एबॉलिश द ट्रेड बैरियर। तो सबसे पहले ट्रेड बैरियर को ही हटा दिया कि ट्रेड बैरियर का मतलब होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर जो टैक्स देना पड़ता है, जो खर्चा देना पड़ता है, वो देना क्या हो गया, बंद हो गया। यानी कि किसी भी प्रकार का कर या टैक्स किसी राजा को नहीं देना पड़ेगा व्यापार करने में। दूसरा आता है रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। तो उस समय हुआ क्या करते थे कि जोल्वेरिन यूनियन बनने के पश्चात क्या किया, उस समय यूरोप में लगभग 30 प्रकार की करेंसी चलती थी और इस 30 प्रकार की करेंसी को ख़त्म करके केवल 2 प्रकार की करेंसी का निर्माण किया गया या मान्यता दी गई, जिससे कि व्यापार में क्या हो, व्यापार में आसानी हो जाए। क्योंकि यदि किसी भी देश में 30 करेंसी चलती रहेंगी तो व्यापार में काफ़ी असुविधाएं हो जाएंगी। तो ये था जोल्वेरिन यूनियन बनने के रिजल्ट। थैंक यू।